हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं परफेक्ट एक्शन अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में बैलेंस शीट को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारे बैलेंस शीट्स बनाए होंगे और आपको बैलेंस शीट बहुत अच्छे तरीके से बनाना आता होगा, लेकिन दोस्तों जब आप एनपीओ चैप्टर करेंगे यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें बैलेंस शीट की फॉर्मेट की, तो ये वही पुराना फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में अभी तक आप बैलेंस शीट बनाते आ रहे हैं। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। ठीक है, दो पार्ट में बनाया जाता है, लायबिलिटी एंड एसेट। अब दोस्तों इस बैलेंस शीट के सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है कैपिटल। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने जितने भी बैलेंस शीट बनाए उसमें आपको कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ रहता था, लेकिन जब आप एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पे आपको दोस्तों दिया हुआ रहेगा कैपिटल फंड। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने जो बैलेंस शीट बनाया उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल दिया हुआ रहता था, लेकिन जब आप एनपीओ का बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कैपिटल फंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान में जरूर रखिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि हमारा जो ये एनपीओ है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, नाम से ही पता चलता है ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए नहीं बनाया गया है, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशंस में ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, तो इस ऑर्गेनाइजेशंस में सरप्लस एंड डिफिक्ट होगा, यानी दोस्तों एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, ठीक है, तब क्या होगा दोस्तों, सरप्लस होगा और इस सरप्लस को आप कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था दोस्तों कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो आप उसे कैपिटल में ऐड कर देते थे और अगर लॉस होता था तो उस कैपिटल में से लेस कर देते थे। लेकिन एनपीओ के केस में क्या होगा दोस्तों, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम अगर ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे सरप्लस और उस सरप्लस को हम ऐड कर देंगे कैपिटल फंड में। ठीक है, उसी के साथ साथ दोस्तों एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यानी कि अगर एक्सपेंस ज़्यादा हो जा रहा है और इनकम कम हो रहा है, ठीक है, तो उस अमाउंट को दोस्तों हम लोग बोलेंगे डिफिक्ट। ठीक है, और इस अमाउंट को हम कैपिटल फंड में से कर देंगे लेस। क्लियर है, ये दो पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों स्पेशल फंड यानी कि कैपिटल फंड। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी जनरल फंड रिसीव होते हैं उन सारे फंड को आप रेवेन्यू रिसिप्ट मान करके अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में दिखा देते हैं। क्लियर है, लेकिन जितने भी स्पेशल फंड होते हैं यानी कि स्पेशल पर्पस के लिए जितने भी फंड रिसीव होते हैं उन सारे फंड को आप अपने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देते हैं, यानी कि उसे आप कैपिटलाइज कर देते हैं। क्लियर है, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मान लेते हैं कि आपको बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ अमाउंट रिसीव हुआ, ठीक है, तो उसे आप कहाँ दिखाएंगे, उसे आप अपने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। क्लियर है, तो मान लेते हैं दोस्तों कि आपके पास बिल्डिंग फंड में 10 लाख रुपया पहले से था, ड्यूरिंग द पीरियड आपने रिसीव किया 2 लाख रुपया, तो ये 2 लाख रुपया भी इसी फंड में ऐड हो जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों अगर इस फंड को आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया है और उस पे अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस अमाउंट को भी दोस्तों इसी फंड में हम ऐड करेंगे, यानी कि स्पेशल फंड पे मिलने वाला इंटरेस्ट को भी आप स्पेशल फंड में ही ऐड करेंगे, उसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। क्लियर है, उसके बाद दोस्तों अब मान लेते हैं कि इस बिल्डिंग फंड में से जो कि आपके पास 12 लाख रुपया है, ठीक है, इस फंड में से आपने एक्सपेंस करके बिल्डिंग बना लिया। अब दोस्तों बिल्डिंग फंड है तो बिल्डिंग फंड से आप दूसरा एक्सपेंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल पर्पस फंड है। जिस पर्पस के लिए ये फंड आपके पास आया है आप इसका यूज उसी पर्पस के लिए करेंगे। ठीक है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए ये फंड आपके पास आया 12 लाख रुपया, आपने इस पैसे से क्या किया दोस्तों, बिल्डिंग बनाया। बिल्डिंग बनाने में आपको 5 लाख रुपया का खर्च आया, यानी कि बिल्डिंग का भी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कैपिटल फंड जो होता है, कैपिटल रिसिप्ट जो होता है, उसका एक्सपेंस हम एसेट जनरेट करने के लिए ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया दोस्तों कि 5 लाख रुपया की आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये जो 5 लाख रुपया है ये आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बिल्डिंग फंड था आपके पास जो कि कैपिटल फंड है, कैपिटल फंड को आपने एक्सपेंस किया यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी आप करेंगे तो आपके बिजनेस में एसेट जनरेट होगा। ठीक है, 12 लाख रुपया में से आपने 5 लाख रुपया का एक्सपेंस कर दिया है बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने में, तो ये जो 5 लाख रुपया है दोस्तों ये आपको एसेट साइड में यहाँ पे दिखेगा। क्लियर है, समझ में आई दोस्तों। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि इसमें से जो 5 लाख रुपया खर्च हो गया, ठीक है, लेस 5 लाख, तो बैलेंस कितना बचा,
बैलेंस बचा दोस्तों यहाँ पे 7 लाख। ठीक है, तो ये जो 5 लाख रुपया खर्च हुआ है, इस अमाउंट को भी आपको कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। समझ में आया दोस्तों? कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी होगा, यानी कि स्पेशल फंड से रिलेटेड एक्सपेंडिचर जब भी होगा, तो उसे आप क्या करेंगे दोस्तों, एसेट साइड में भी दिखाएंगे और उसके साथ साथ वही सेम अमाउंट आप कैपिटल फंड में भी ऐड कर देंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो अमाउंट है ये अब आपका कैपिटल बन चुका है। क्लियर है? इस अमाउंट को आप कैपिटल फंड में भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब बिल्डिंग फंड में आपके पास कितना पैसा बच गया, 7 लाख रुपया, तो यहाँ पे 7 लाख रुपया दिखेगा। क्लियर है? और ये जो 5 लाख रुपया है दोस्तों, ये यहाँ पे कैपिटल फंड में ऐड होकर के यहाँ पे दिखेगा। अब दोस्तों अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ से आपने 5 लाख रुपया लेस किया और कैपिटल फंड में 5 लाख रुपया ऐड कर दिया, यानी कि इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमने 5 लाख रुपया का एसेट जनरेट कर दिया, तो क्या हमारा बैलेंस शीट मैच करेगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैच करेगा, क्योंकि दोस्तों जब आप एक्सपेंस करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, तो आपका जो बैंक का बैलेंस होगा, आपका जो बैंक का बैलेंस होगा वो 5 लाख रुपया से घट जाएगा, इसलिए आपका बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गए? चलिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। जब भी कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, तो उस अमाउंट को आप क्या करेंगे, उस फंड में से लेस कर देंगे, इस फंड को आप कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे और साथ ही इतने अमाउंट का एसेट भी जनरेट करेंगे। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों क्रेडिटर्स। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिजनेस में जितने भी लायबिलिटीज होंगे, उन सारे लायबिलिटीज को आप अपने लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे बैलेंस शीट के। ठीक है, तो क्रेडिटर्स बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। उसके साथ साथ दोस्तों एडवांस रिसिप्ट, अगर आपने किसी चीज़ के लिए एडवांस में रिसिप्ट कर लिया है, अमाउंट रिसीव कर लिया है, तो वो भी तो आपके लिए लायबिलिटी है, तो उसे भी आप अपने लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। क्लियर है? आगे है दोस्तों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, अगर कोई आउटस्टैंडिंग रह गया है, कब, जिस डेट को आप ये बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है, उस डेट को अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो उसे आप यहाँ पे दिखाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आपको दिया हुआ है उसे आप यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के आपको यहाँ पे नहीं दिखाना है। जिस डेट को आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, उस डेट को जो आउटस्टैंडिंग होगा उसे आप यहाँ पे दिखाएंगे, उस डेट को जो एडवांस होगा उसे आप यहाँ पे दिखाएंगे, उस डेट को जो क्रेडिटर्स होगा उसे ही आप यहाँ पे दिखाएंगे। क्लियर है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर हम एसेट साइड की बात करें, तो यहाँ पे जितने भी एसेट्स होंगे बिजनेस से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो सारे एसेट्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो आ जाएगा, कैश का बैलेंस आ जाएगा, बैंक का बैलेंस आ जाएगा, डेटर्स आ जाएगा, है ना, डेटर्स बिजनेस के लिए करंट एसेट है तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपने किसी को एडवांस में पेमेंट कर रखा है तो वो अमाउंट भी यहाँ पे आ जाएगा। और अगर कोई आउटस्टैंडिंग इनकम बचा हुआ है, यानी कि कोई इनकम जनरेट हुआ है और आपने अभी तक रिसीव नहीं किया है, तो उसे भी आप यहाँ पे दिखा देंगे, यानी कि एक्रूड इनकम भी अगर कुछ होगा तो उसे भी आप यहाँ पे दिखा देंगे। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस किया। तो बिजनेस के सारे लायबिलिटीज और सारे एसेट्स को लिखने के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, दोनों साइड के अमाउंट का टोटल करेंगे, दोनों साइड के अमाउंट का टोटल जो है वो मैच कर जाना चाहिए। क्लियर है? और आपका बैलेंस शीट तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला है फाइंड कैपिटल फंड। आइए एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लेते हैं दोस्तों कि आप जो बैलेंस शीट बना रहे हैं वो 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 के लिए बना रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको 1 अप्रैल 2019 के डेट का सारे एसेट एंड सारे लायबिलिटीज दिए गए हैं, साथ ही कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिए गए हैं। क्लियर है? अब दोस्तों आपको कहा गया है कि 31 मार्च 2020 के डेट में आपको बैलेंस शीट बनाना है। दोस्तों आपको सारे एसेट्स दे दिए गए हैं, सारे लायबिलिटीज दे दिए गए हैं, लेकिन आपको कैपिटल फंड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। तब आप कैपिटल फंड का कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे? बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आप क्या करेंगे, 31 मार्च 2020 के डेट में जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, जितने भी एसेट्स होंगे उन सारे एसेट्स को एसेट साइड में लिख देंगे, सारे लायबिलिटीज को लायबिलिटी साइड में लिख देंगे, जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे उन सारे एडजस्टमेंट्स को आपको कर देना है। मान लेते हैं कि कुछ एसेट्स पे अगर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट को लेस कर देना है, कुछ क्रेडिटर्स अगर ऐड हुए हैं तो क्रेडिटर्स को ऐड कर देना है, कुछ डेटर्स अगर ऐड हुए हैं तो उसे ऐड कर देना है। ठीक है, ये सारे एडजस्टमेंट्स कर लेने के बाद आपको एक फॉर्मूला याद होगा, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो इस फॉर्मूले का यूज आपको करना होगा। ठीक है, आपके बिजनेस का सारे एसेट आपको पता है, एसेट साइड में आपने लिख लिया है, सारे लायबिलिटीज आपको पता है,
आपने सारे लायबिलिटीज को इस साइड में लिख दिया है। आपको पता क्या नहीं है, कैपिटल, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप आसानी से कैपिटल फंड निकाल सकते हैं। ठीक है, सारे एसेट को लिख देंगे, सारे लायबिलिटीज को लिख देंगे और कैपिटल का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, एक्स का जो वैल्यू होगा वही हमारा कैपिटल फंड का वैल्यू होगा और वही फंड आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी। ठीक है, जब इस तरह से आप कैपिटल फंड निकालेंगे तो आप कैपिटल फंड के साथ साथ ये भी लिख सकते हैं, एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी। क्लियर है? तो इस तरह से आप कैपिटल फंड का कैलकुलेशन करेंगे। बहुत ही सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है दोस्तों एडजस्टमेंट रिलेटेड टू करेंट ईयर। अब दोस्तों बात करते हैं एडजस्टमेंट्स की। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट्स में कि ट्रायल बैलेंस के बाद जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है जिसे हम एडजस्टमेंट्स बोलते हैं, उसका इफेक्ट आपके फाइनल अकाउंट में कम से कम 2 जगह पड़ता है। ठीक है, सेम उसी तरह दोस्तों एनपीओ का जब आप फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे भी एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट 2 जगह पड़ेगा। लेकिन आपको ध्यान यहाँ पे दोस्तों ये देना है कि क्वेश्चन में आपको ओपनिंग एडजस्टमेंट्स भी दिए रहेंगे और क्लोजिंग एडजस्टमेंट्स भी दिए रहेंगे। ठीक है, आप फाइनल अकाउंट किस डेट को बना रहे हैं, क्लोजिंग डेट को। ठीक है, तो आप ओपनिंग डेट में दिए गए एडजस्टमेंट्स को इग्नोर करेंगे। ठीक है, ओपनिंग डेट में जितने भी एडजस्टमेंट्स दिए गए रहेंगे उसे आप इग्नोर करेंगे। क्लोजिंग डेट में जितने भी एडजस्टमेंट्स दिए गए रहेंगे उन्हीं को आप सिर्फ फॉलो करेंगे। ठीक है, यानी कि क्लोजिंग डेट में जितने भी एडजस्टमेंट्स दिए रहेंगे उन्हीं एडजस्टमेंट्स को आप अपने फाइनल अकाउंट में दिखाएंगे, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में दिखाएंगे। क्लियर है? तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोगों ने आज पढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।